साथियों नमस्कार। मैं गीता शाह शमिक आवाज़ के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। अपने इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम अपने देश के तमाम हिस्सों के साथियों का एक दूसरे से परिचय कराएं, उनके विचारों से अवगत कराएं। तो इस कड़ी में आज गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के महामंत्री श्री नवीन चंद्र जी को अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। गणतंत्र के बारे में हम उनसे करेंगे कुछ बातचीत। नवीन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार और जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हजारों वर्ष के राजतंत्र और उसके बाद 200 साल की गुलामी के बाद भारत देश के एक गणतांत्रिक देश के बनने की प्रक्रिया को आप कैसे देखते जी जी नमस्कार गीता जी। मैं सबसे हैं? पहले तो खैर आज जो आपने मौका रखा है इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात मतलब रखने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और गणतंत्र के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल पूरे होने पर मैं आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, गणतंत्र जैसा आपने कहा कि लगभग 200-250 साल की गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक़्त बहुत सारी समस्याएं थी जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो हमारी एकता बनी, हमारा पहला संघर्ष शुरू हुआ था। तो कुछ मूल्य थे जिन मूल्यों के आधार पर समाज में एक एकता और एक साथ संघर्ष करने का मादा तैयार हुआ था। तो जब आज़ादी की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्हीं मूल्यों को लेकर जो हमारे तत्कालीन उस वक़्त के हमारे नेता थे, उन्होंने एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। तो उसी जी प्रक्रिया के तहत जो हमारा संविधान है उसका निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सदारत में जो संविधान सभा है उसने संविधान का निर्माण करने का काम शुरू किया। तो आज मतलब इतना जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो संविधान बनाया, इतना बेहतरीन संविधान बनाया कि आज हम कह सकते हैं कि एक दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, लोकतंत्र में एक बेहतरीन हमारा संविधान है। उस संविधान के अंदर जो मूल्य हैं, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इतने फाइन तरीके से रखे गए हैं। जो आज़ादी की लड़ाई के जो हमारे वीर थे, उनके जो भावनाएं थी उनको इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया, जैसे हमारे जो इसके मूलभूत सिद्धांत रखे गए, कुछ कहे कुछ अनकहे हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जैसे लिबर्टी, जैसे इक्वेलिटी, जैसे जस्टिस, फ्रेटर्निटी, तो इस प्रकार की जो भावनाएं रखी गई वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। और यही कारण है कि हमारा संविधान अभी 75 वर्ष पूरा कर रहा है और जी आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ गीता जी, क्योंकि अभी हाल ही में ना एक शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर जिन्सबर्ग टॉम्स अच्छा जिन्सबर्ग, उनकी एक जी स्टडी आई है अभी। तो उन्होंने 1787 से लेकर 1787 से लेकर अब तक के संविधान और जिन देशों में वो संविधान लागू हुए हैं वो कितने समय तक वो संविधान चल पाया, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टडी की है। तो उन्होंने जी स्टडी के अंदर बताया है कि अब तक मतलब जो उनकी स्टडी है उसके मुताबिक संविधान की जो औसत आयु है वो 17 वर्ष है, 17 ईयर्स। तो ओहो इसलिए हाँ, इसलिए अगर हमारा संविधान 75वां वर्ष पूरा कर रहा है और बखूबी पूरा कर रहा है तो इसके लिए हम सभी और हमारे जो पूर्वज हैं बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना शानदार संविधान बनाया। और दूसरी चीज ये है कि जो संविधान हमने बनाया है 1950 के बाद, ये शायद आपको भी पता होगा कि जो भी कंट्रीज लिबरेट हुई हैं, जो आज़ाद हुए हैं देश, उन्होंने हमारे संविधान की बड़ी थॉरो स्टडी की है। क्योंकि इसके अंदर अब जैसे हमें पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त एक बड़ी ह्यूमन त्रासदी हुई थी। हमारा जी देश ऐसे एक देश मतलब धर्म के आधार पर विभाजित होकर गया था। बड़ा अलग तरह का माहौल उस टाइम था। आज़ादी से राजे रजवाड़ों से निकलकर हम लोग आए थे। तो जब जी हमने संविधान बनाया तो हमने उस धर्म निरपेक्षता को अपना आधार बनाया, धार्मिक आधार पर नहीं लिया। हमने जो सभी को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, अधिकार सबके बराबर हैं, ये हमने उस वक्त लिया। और इसी तरीके से मतलब जितनी भी हमारे कंपोनेंट से इस प्रकार से लिए
कि वो आज बड़े बेहतरीन है। और इतना, जैसे हमने अभी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अभी वर्किंग कमेटी के अंदर से आह्वान किया कि हम लोग इस जी संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर, और जो हमारा एआईए का प्लेटिनम जुबली ईयर शुरू होगा जुलाई 1 2025 से, तो उस जी दौरान हम कुछ कार्यक्रम लेंगे। तो उसके अंदर एक जो कार्यक्रम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। और वाकई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारे संविधान निर्माता हैं, इतनी मतलब बेहतरीन दृष्टि थी उनकी। उन्होंने उसके मूलभूत जो इसके भावनाएं हैं, मतलब इसके जो स्तंभ हम कह सकते हैं, उनसे छेड़छाड़ किए बगैर इस संविधान को समसामयिक इसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस किए जा सकते हैं, उसकी पूरी उन्होंने उसके अंदर प्रावधान किए हुए थे। व्यवस्था दी है। जी। तो इसलिए बेहतरीन हमारा ये संविधान है जी। और मैं मानता हूं कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए, और प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। तो इस जी संविधान के मूल्यों को अपहेल्ड करने की आवश्यकता है जी। जी 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 बिल्कुल। कमिट एक ये भी बात है कि संविधान ने न केवल मानवीय मूल्यों को स्थापित किया देश के अंदर, बल्कि उन्होंने इस पूरे देश को चलाने की एक व्यवस्था इसी संविधान के अंदर बनाई, और जी जिसके तहत देश के बहुत सारे सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं को बनाया गया। तो इन जी सरकारी और सार्वजनिक संस्थाएं जो इस संविधान के तहत बनी है, इनका भारत के संचालन में अब तक यहाँ तक ले जाने में, और विशेष तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम के योगदान को आप किस तरह देखते जी। देखिए कॉमरेड, जैसे पृष्ठभूमि जो उस वक्त हमारे सामने थी, जब आज़ाद हम लोग हुए थे, तो उस वक्त हमारे देश के अंदर नाम मात्र की संस्थाएं और कल कारखाने थे। तो अगर हैं? जी किसी भी देश को, किसी भी समाज को विकसित करना है, तो उसके लिए संसाधनों की बड़ी सख्त आवश्यकता होती है। और जो बिल्कुल। पूंजीपति वर्ग है, हम जानते हैं कि उनका जो केवल इंटरेस्ट प्रॉफिट में रहता है, वो मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह जहाँ से समाज का, कम्युनिटी का भला हो, उधर वो कभी देखते नहीं। तो इसलिए जो हिंदुस्तान के अंदर 1956 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लिया गया था, जिसके तहत मतलब पब्लिक सेक्टर की स्थापना की बात की गई थी। हालांकि उससे पहले 1948 के अंदर भी इसी तरह का रिजोल्यूशन था, लेकिन उसमें केवल कुछ कोर सेक्टर्स की उन्होंने बात की थी, जैसे डिफेंस जी है, जैसे रेलवे है, इस तरह के सेक्टर्स की बात की थी। लेकिन 1956 के बाद पब्लिक सेक्टर को मतलब बढ़ावा देने के लिए स्थापना की बात की गई थी। तो उसी कड़ी के अंदर पब्लिक सेक्टर बने हैं जी। अब जब 1951 के अंदर हमारे पास लगभग 5 पब्लिक सेक्टर थे केवल, लेकिन आज हम्म, अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग 350 से ऊपर पब्लिक सेक्टर आज हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं तमाम है क्षेत्रों में। और उनका जो बिल्कुल। योगदान है वो बड़ा अद्वितीय योगदान है जी, क्योंकि उनकी स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि हम समाज के अंदर सुविधाएं पहुंचाएं। और जैसे रेलवे ले लीजिए, रेलवे का काम ये था कि भाई देश के कोने कोने तक पहुंचे, लोगों को संसाधनों की, जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, उसकी सुविधा उनको उपलब्ध हो, उन्होंने बड़े बखूबी किया। और आज अगर देश के अंदर अभी पिछले बजट के अंदर ही आप जो 24-25 का बजट था, उसके अंदर ही सरकार का जो प्रावधान था 11,11,000 करोड़ रुपए, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स हैं, इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए उसके अंदर था, जो हमारे बजट का लगभग 3.4% के आसपास जीडीपी का हमारा वो है। तो ये है। और अगर हम एलआईसी की बात करें, तो एलआईसी तो अपने आप में एक बड़ी अद्वितीय संस्था है। 56 जी में बिल्कुल। इसी विचार के साथ वो लागू की गई थी। जिस प्रकार का उस वक्त की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के मद्देनजर लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन किया गया, फिर एलआईसी को बनाया गया। और हम्म, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई संस्था आज लगभग 57 लाख करोड़ से ऊपर की एसेट को मैनेज कर रही है। केवल यही नहीं है, जो उसका उद्देश्य दिया गया था, ये मूल रूप से जी 3 तरह के उद्देश्य दिए गए थे। एक तो ये कि भाई पॉलिसी होल्डर्स जिस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हो रही थी, उससे हमें उनका बचाव करना है। जो हम फंड इकट्ठा करें उसे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर लगाना है, और हम्म, बीमा का प्रचार प्रसार करना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने दी थी, और इन तमाम जो उद्देश्य हैं इसके ऊपर खरा उतरते हुए आज एलआईसी के पास लगभग 36 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर हैं। हम इंडिविजुअल और ग्रुप पॉलिसीज को अगर हम लगाएंगे, बिल्कुल तो ये बिल्कुल पूरी बिल्कुल। दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं, चाइना और इंडिया। उसके अलावा किसी देश की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका भी। उसकी भी 35.5 करोड़ के आसपास की उसकी पॉपुलेशन है। तो इन 2 देशों के अलावा इतनी हमारे पास, इतने लोगों तक हमने पहुंचाया है।
इसके अलावा अभी 2000 से मतलब भारत सरकार ने अपने नीतियों के तहत प्राइवेट इंश्योरेंस को अलाउ किया। तो 25 साल बीतने के बाद भी अगर आज भी अगर किसी को आप कहेंगे जी आप इंश्योरेंस कर लीजिए, तो वो इंश्योरेंस नहीं, वो LIC बोलते हैं। तो ये जी। एक बहुत, हाँ, बहुत बड़ी एक गुडविल है जी, बहुत बड़ी एक अप्रोच है। और ये LIC का एक उपलब्धि बहुत है। बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी ये। और जी, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। जी 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 लेकिन आज जैसे नवीन जी हम ये देखते हैं कि इस देश की केवल LIC ही नहीं, बल्कि जी जितनी भी सरकारी और सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ये आज के दिन सभी अपने वजूद पर एक खतरा महसूस कर रही हैं। जी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो भी हो। तो इस मतलब गणतंत्र के 75वें वर्ष में गणतंत्र के तहत बनी जो संस्थाएं अपने वजूद पर खतरा महसूस कर रही है, तो इस चुनौती को कैसे आप देखते हैं और इससे निकलने के लिए आप हमारे साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी नहीं कॉमरेड, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो उद्देश्य थे ना, चाहे आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन को ही ले लीजिए, जी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। और जब बिल्कुल। बाबा साहब ने जब इसको मतलब अर्पित किया था, तो उस वक्त उन्होंने एक बहुत बेहतर बात, बहुत बढ़िया बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था, ये संविधान बेशक कितना ही बढ़िया बना हो, लेकिन वो कैसे चलेगा, मतलब उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ये जो चलाने वाले हाथ है ना, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो आज बिल्कुल। जो लोग सत्ता के अंदर हैं जी, ये बिल्कुल धुर दक्षिणपंथी लोग हैं, आप जानते हैं। इनकी हम्म। एकमात्र पॉलिसी है पूंजीवाद और पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। आप अगर याद करेंगे तो इनके जो संस्थापक हैं, जब भी नेशनलाइजेशन हुआ, चाहे LIC का हुआ, चाहे बैंकों का हुआ, चाहे किसी भी इस तरह की सेक्टर्स सेक्टर का का। अगर नेशनलाइजेशन किया गया, तो इन्होंने खुलकर विरोध किया उसका। और किस किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए वो मैं अभी कहना नहीं चाहता, लेकिन उनकी थ्योरी यही है। वो ये चाहते हैं कि भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सार्वजनिक एसेट हैं, उसको पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से अभी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, देखिए आज क्या संविधान, मतलब डेमोक्रेसी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 75वें साल में आते आते डेमोक्रेसी को एक तरह का खतरा पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति आज आप देख लीजिए, किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी संस्था को ले लीजिए। सही बात है, और सही उनका बात है। उनका उनका कहर इस तरीके का है जी, ना तो मीडिया और ना ही कोई जो मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है वो खुलकर इनके विरोध में कुछ कह पा रहा है। और जो कहता है उसकी स्थिति क्या होती है, कब उनके यहाँ छापा पड़ेगा, तो इस डर के मारे लोगों ने बोलना, लगभग कुछ लोगों को छोड़ के उन्होंने बंद कर रखा है ना। सांप्रदायिकता की स्थिति क्या है, मतलब सांप्रदायिक, आप देखिए आज की तारीख में जो माहौल, जिस माहौल में जब ये संविधान बना था, मतलब हमारे पूर्वजों ने उसको किस तरीके से दरकिनार करते हुए उसको सुधार करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए उन्होंने तमाम प्रोविजन किए। लेकिन आज वही उसी संविधान के सहारे सत्ता में बैठे लोग उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने पर लगे हैं। ऐसी ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनका जो क्योंकि एक्चुअली अगर आप इनको कहेंगे, ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब हम्म। 2008 में जब मंदी आई थी, तो उसको मनमोहन सिंह जी ने मतलब खुले तौर पर उन्होंने कहा था कि हम लोगों के ऊपर अगर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आया, तो उसके पीछे एकमात्र कारण है कि हमारे यहाँ जो सेक्टर हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर, वो रेगुलेटेड क्षेत्र के अंदर है। और आज भी जी। आप देखिए कि LIC की जो भी मतलब सरकार का एक तरह से संकट मोचक है, वो अगर हम कहेंगे सरकार का हनुमान है, तो इसमें हम्म। कोई अतिशयोक्ति नहीं सकते होगी। हैं। जी, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। पर भी उसको सरकार को जरूरत होती है, वहां पर वो बात करती है। और LIC हमेशा आगे बढ़कर उनका सहयोग करती है। और जो भी सरकार की बोरोइंग है, मोटा मोटी तौर पर अगर कहेंगे, तो हर 1 रुपए अगर सरकार की बोरोइंग में लगभग 20 से 25 पैसा LIC का शेयर डेफिनेट है, मतलब इतना LIC का कंट्रीब्यूशन है। तो उसके बावजूद भी सरकार अगर इसको प्राइवेट कर रही है, तो नेचुरली ये देश हित का तो कोई सवाल उनके दिमाग में नहीं है। सवाल कोई है तो वो ये है कि किस तरीके से इस सार्वजनिक क्षेत्र की इस अमूल्य संपत्ति को उठा के अपने मित्रों को, जो क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनको सौंप दें। हमारी समझ में तो यही आता है जी। बाकी इसके अंदर क्या है कॉमरेड, देखिए इस तरह की चुनौतियां तो आती रहती हैं, जहां तक अगर आप कह रहे हैं कि आगे क्या है। और इतिहास गवाह है जी, कोई भी चीज कभी भी शाश्वत नहीं है। कोई भी कितना पावरफुल हो, कभी वो मतलब ऐसा कोई सोच ले कि हमेशा मैं रहूंगा, ये नीतियां चलती रहेंगी, वो नहीं रहेंगी। हमारे देश की जनता की एक बड़ी ये बेयर मतलब हकीकत है कि हम बहुत मतलब धर्म धर्म के प्रति ना बहुत ज्यादा आस्तिक लोग हैं।
और जो मौजूदा पार्टी है ये इस हम इसको कमी ही कहेंगे, इस कमी को बखूबी जानती है। वो इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर लोगों को मतलब हैं ये कब तक होता है जी। लेकिन हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जो हमारा काम है उस काम को हमें लगातार आगे उस पर बढ़ते रहना चाहिए और लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचाते रहना चाहिए। बिल्कुल, इसी की कोशिश है आज का ये प्रोग्राम जी भी हमारा। जी और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि नवीन जी ने कहा, तो मुझे भी एक शेर जैसा याद आ रहा है कि जो भी लोग इस विपरीत समय में संघर्ष के मैदान पर हैं और कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यही होगी, होगी है होगी। ना। तो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 75वें गणतंत्र की हमारे देश के सभी नागरिकों को, सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों। थैंक यू। थैंक यू।